Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So learners, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज़ में हम आज करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, नेचर, बेनिफिट एंड डिफ़िकल्टीज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग आपके बीकॉम एमकॉम के सिलेबस में डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ के सिलेबस में भी डिस्कस किया गया है। सो गाइस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले रीड करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। कहते मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that direct the flow of goods and services from producer to customers and एंड यूज़र्स। यानी कि मार्केटिंग आपकी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है जो कि आपकी प्रोड्यूस की गई गुड और सर्विसेज को कंज्यूमर या फिर एंड यूज़र्स तक पहुंचाने में मदद करती है। अब जो प्रोडक्ट या सर्विसेज एक मार्केटर या फिर एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उसको वो अलग अलग कस्टमर्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकता या फिर उसको पहुंचाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए वो मार्केटिंग सर्विसेज का हेल्प लेता है। मार्केटिंग सर्विसेज आपकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको कंज्यूमर या फिर आपके एंड यूज़र्स तक पहुंचाने का काम करती है। और जब ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपकी इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है तो उनको हम कहेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। होप दिस इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कि मार्केटिंग इंटरनेशनल की नेचर क्या है। फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, इंटरनेशनल मार्केटिंग आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है क्योंकि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंट्री की तरफ क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ पर जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती है वो विद इन कंट्री ना होकर आपकी एक से ज़्यादा कंट्री के लिए की जाती है। तो अलग अलग कंट्रियों की मार्केटिंग नीड को समझना और उनके अकॉर्डिंग काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के नीड्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार प्रोड्यूसर के लिए। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इज़ नेचर। एंड सेकंड इज़ वाइड स्कोप। मार्केटिंग एक्टिविटी का स्कोप बहुत वाइड होता है, मतलब कि आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी में एक कंट्रीज से नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए क्या करनी पड़ती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पर एक नेशन के लिए काम ना करके हम एक से ज़्यादा नेशन के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का एरिया बहुत वाइड हो जाता है जब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। एंड थर्ड इज़ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आपके जो वेरिएबल है वो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल दोनों होते हैं। कंट्रोलेबल एलिमेंट्स में आपका 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इनको एक कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करके इफ़ेक्टिव बना सकती है। और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर जिस कंट्री के अंदर वो कंपनी सर्व कर रही है, होस्ट कर रही है, उस कंट्री की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये सभी वेरिएबल आपके क्या हैं, अनकंट्रोलेबल हैं। सो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल दोनों वेरिएबल्स को इंक्लूड किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ मोर रिस्की। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग आपकी एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होने के कारण ज़्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि दूसरी कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज़ हैं वो कब और किस तरीके से चेंज हो जाए, तो उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन लगाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ के लोगों की जो
इंटरेस्ट हैं, वहाँ के लोगों के जो प्रेफरेंस है उनको पता लगाना, उनके सोशल कल्चर को पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक कंट्री के लिए, तो ये आपका क्या है, ज़्यादा रिस्की होता है। एंड नेक्स्ट इज़ रिक्वायर सर्विसेज फ्रॉम एक्सपर्ट। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपर्ट से हमें क्या करनी पड़ती हैं, एक्वायर करनी पड़ती हैं। आपकी जो भी टेक्निकल सर्विसेज हैं या फिर आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सर्विसेज हैं या फिर आपकी शिपिंग की कंपनीज़ हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री की अंदर लेकर जाती हैं, इन सभी कंपनीज़ को इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो है एग्जिस्ट किया जाता है। और ये आपकी कोई भी कंपनी उन कंपनी से काम कराती है जो कि इन काम में क्या हो, एक्सपर्ट हो। इसीलिए आपकी एक्सपर्ट की सर्विसेज क्या होती हैं, ज़रूरी होती है, क्योंकि वो कंपनी वहाँ के एनवायरनमेंट को, जिस कंपनी के अंदर सर्विसेज या प्रोडक्ट होस्ट किए जा रहे हैं, अच्छे से समझ सकती हैं। द नेक्स्ट इज़ रिक्वायर मोर कंपटीशन। आपका यहाँ पर कंपटीशन क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। आपकी कंपनी के साथ साथ जो डोमेस्टिक कंपनी है उस कंट्री की, वो भी आपके साथ क्या करती है, compete करती है। तो आपका जो कंपटीशन का एरिया है वो वाइड हो जाता है। सो दिस इज़ नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इट इज़ वेरी complex in nature, it has very wide scope, it has controllable and uncontrollable variables, more risky, requires services from expert and more competition. So next is बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट है, कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर क्यों एंटर करती है, उसको उससे क्या फ़ायदा मिलता है। सो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ आपके मैन्युफैक्चरर को ही नहीं बल्कि आपके कस्टमर को भी और आपकी जो गवर्नमेंट है उनको भी क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो एक एक करके हम रीड करेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स को इससे क्या क्या बेनिफिट्स होता है। तो फर्स्ट इज़ बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल मार्केटिंग से, इंक्रीज़ इन मार्केट एरिया, कि आपका जो मार्केट एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एक मैन्युफैक्चरर को इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हुए उसका एरिया वाइड हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो एक कंट्री के अंदर अब तक प्रोडक्ट क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, अब उसको एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर प्रोडक्ट सेल करने को मिलेंगे, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। द नेक्स्ट इज डाइवर्स, इंक्रीज इन सेल एंड प्रॉफिट्स, आपके जो प्रॉफिट हैं और सेल है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे, जब आपकी जो एरिया है मार्केट वो वाइड हो जाएगा तो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा एरिया के अंदर क्या हो जाएंगे, सेल होने स्टार्ट होंगे और आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का मतलब है कि जहाँ पर कंपनी को ये लगे कि इस कंट्री में आपका प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर आपकी सिचुएशन यहाँ पर, एनवायरनमेंट यहाँ पर सूटेबल नहीं है, वो उस कंट्री से स्विच करके दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो आपका रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन क्या हो जाता है, ईजिली हो जाता है। देन इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल, की आपकी जो इकोनॉमीज एक कंपनी को मिलती है लार्ज स्केल पर काम करने से। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब कि जब एक कंपनी बड़े लेवल पर काम करती है तो उसको कुछ सेविंग बचते मिलती हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर, उसकी कॉस्ट कम लगती है, वो बल्क में चीज़ें खरीदती है तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बड़े लेवल पर जब काम किया जाता है तो आपके वर्कर्स भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो एक कंपनी को बहुत सारी इकोनॉमीज़ मिलती है जब वो लार्ज स्केल पर क्या करती है, अपना प्रोडक्शन करती है। द नेक्स्ट इज ग्लोबल इमेज, एक कंपनी की इमेज क्या हो जाती है, ग्लोबल हो जाती है। उस कंपनी को एक से ज़्यादा कंट्रियाँ क्या करने लगती है, जानने लगती हैं, तो आपकी कंपनी की इमेज क्या हो जाती है, ग्लोबल हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इंक्रीज इन मार्केट एरिया, इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल एंड ग्लोबल इमेज। द नेक्स्ट इज बेनिफिट्स तो इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा।
कैसे मिलेगा? जब आपकी सप्लाई किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है और उसके प्राइजेस क्या होने लगते हैं, इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके गुड्स को, उनकी सप्लाई को इंक्रीज़ करके प्राइस में इंक्रीज़ होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को रोक सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज स्टार्ट करती हैं तो वहाँ पर लोगों को क्या मिलना होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जब आपकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो लिबरल कर दी जाती है तो एक कंट्री क्या करती है, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है उनका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। देन इंक्रीज इन ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिस कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता तो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से वो प्रोडक्ट उस कंट्री को मिलना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ के लोगों को बेटर क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से एक कंट्री की क्या होती है, फॉरेन करेंसी में इंक्रीज होता है, उस कंट्री के पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल नेचर रिसोर्सेज। कि आपके जो रिसोर्सेज हैं ग्लोबली उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। एक कंट्री जिसमें कि वो रिसोर्सेज वेस्ट पड़े हुए हैं उनसे उठाकर दूसरी कंट्री जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ पर ले जाकर उनका यूज़ किया जा सकता है तो आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ इंटरनेशनल टाइज। की जब दो कंट्रियाँ आपस में मिलकर ट्रेड करती है तो उनके अंदर रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है इंटरनेशनली वो क्या हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है। तो एक इकोनॉमी को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के। आई थिंक दिस स्लाइड इज़ क्लियर। द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू। वाइडर स्कोप। एक कंट्री जहाँ पर उसको कम पहले चॉइस मिलती थी प्रोडक्ट की, अब उसको ज़्यादा चॉइसेस मिलती है प्रोडक्ट की तो एक कंज्यूमर के लिए क्या हो जाती है, चॉइसेस में इंक्रीज़ हो जाती है। वो अब पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या कर सकता है, चॉइस कर सकता है। देन बेटर क्वालिटी गुड्स। बेटर क्वालिटी गुड्स कैसे मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू। जब आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे मार्केट में तो आपकी कंपनी का ध्यान किस तरफ फोकस होगा कि अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी में क्या करें, इंक्रीज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो आपकी क्वालिटी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, बेटर स्टार्ट होनी हो जाती है और इसका फ़ायदा एट लास्ट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलता है। देन गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइसेस। जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज इंटरनेशनली मिलते हैं, इंटरनेशनली अवेलेबल कराए जाते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने के कारण उनको काफ़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। इसी कारण से जो उनका प्राइस है प्रोडक्ट या सर्विसेज का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है और इसका जो लास्ट में एडवांटेज किसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। तो कंज्यूमर को एक इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से वाइडर स्कोप, बेटर क्वालिटी गुड्स एंड गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइसेस की बेनिफिट्स मिलते हैं। आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर। द नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टीज़ इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। की एक कंपनी को इंटरनेशनली काम करने में, इंटरनेशनली मार्केटिंग करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट इज़ डिफरेंस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक कंट्री के अंदर जो कंज्यूमर को चीज़ें पसंद है ज़रूरी नहीं कि दूसरी कंट्री में भी कंज्यूमर को वही चीज़ें क्या लगे, अच्छी लगे। तो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या हो जाता है, अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी। कि आप अगर किसी ऐसी कंट्री के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार बार बार बदलती रहती है तो उस कंट्री में आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि आपकी जो पॉलिसी हैं वो क्या हो जाती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आती है, अनसर्टेनिटी आती है। द नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। कंपनी को इंटरनेशनली अपना काम शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा
टेक्निकल कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है जो काफ़ी टायरिंग और लॉन्ग प्रोसेस है। देन ये आपकी एक डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि जो आपकी लार्ज स्केल पर फर्म है वो तो जो भी टेक्निकलिटी है उनको पूरा कर पाते हैं, लेकिन आपकी जो स्मॉल स्केल पर फर्म होती है उसके लिए इनको पूरा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। आपकी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण भी कंपनीज को क्या होता है, काफ़ी बार लॉस फेस करना पड़ सकता है। देन अपोजिशन बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, की जिस कंट्री में आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ के मैन्युफैक्चरर भी आपके बिजनेस के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि उससे वहाँ डोमेस्टिक कंपनी के मैन्युफैक्चरर को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसीलिए आपके काफ़ी बार क्या होते हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होते हैं इंटरनेशनली काम को क्या करते हैं, वो अपोजिशन उनका करते हैं। द नेक्स्ट इज टेक्निकल पायरेसी, कि आपकी जो टेक्निकली जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी जो आपका टेक्नोलॉजी है उनकी चोरी होने का काफ़ी डर रहता है, उनकी फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी बनने का क्या रहता है, काफ़ी डर रहता है, जिससे कि आपकी जो टोटल R&D के ऊपर जो आपने मेहनत की है वो बेकार हो सकती है। द नेक्स्ट इज डंपिंग। डंपिंग का मतलब कि आप क्या करो, दूसरी कंट्री पर जाकर कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करो, जिससे कि वहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को क्या हो, लॉस हो। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बार देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स, की आपके जो मार्केटिंग मिक्स है उसके एलिमेंट्स में अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है। काफ़ी कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी स्टेटस सेंसिटिव होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स आपके एडवर्टीजमेंट को ध्यान में रखकर चीज़ें खरीदते हैं। तो आपके अलग अलग कंज्यूमर का रिस्पॉन्स हो सकता है आपके मार्केटिंग मिक्स पर, जिसको पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक मार्केटिंग इंटरनेशनली मार्केटिंग करते वक्त एक कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, and if you have any query about the topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.